अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर नंबर्स हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन पीरियड भी आया। फर्स्ट डे अगर मंडे से हम मार्केट का जो थोड़ा सा स्टैंस देखें तो एक हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन या फिर एक थोड़ी सी मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन प्रोसेस देखा गया। ट्यूसडे के दिन मार्केट ने मजीद इसको गेन किया। एक अच्छे से मार्केट ने सेटल डाउन करके पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग करने के बाद दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया और आज के दिन भी यही सिलसिला रहा। साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट के नंबर्स जो कि इकॉनमी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक अगर पॉलिसीज़ की बात की जाए तो पॉलिसीज़ इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं, यानी कि पॉलिसीज़ साथ साथ इनकी इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा वाज़े तौर पे देखा जा रहा है। ख़ासकर वो पॉलिसीज़ जो इससे पहले कभी नहीं बनी, चाहे वो हम एक्सपोर्ट के हवाले से देखें, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से देखें, या फिर एक और चीज़ जो इस वीक के अंदर हमने देखी वो ये कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनके ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है और डिफरेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाने का एक इंदिया दिया जा रहा है। तो इट मीन्स कि तमाम चीज़ें, ये तमाम रोड्स या तमाम वेज इस तरफ जो अपना रुख कर रहे हैं जो कि बिजनेसेस की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे रोड्स आ रहे हैं बिजनेसेस की तरफ। इट मींस के बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली फ्लरिश करेगी। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, नंबर्स देखते चलते हैं। हमारे पास कुछ हाईलाइट्स भी मौजूद होंगी, लोग के वॉल्यूम्स क्या क्या जनरेट हुए आज, किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया और ख़ासकर मार्केट के नंबर्स क्या जनरेट हुए। लेट्स हैव अ लुक। आज के नंबर्स आप देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,83,951.5 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,84,726.6। लोअर वाज 1,82,369.86 के लेवल पर एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,82,568.81। आप देख सकते हैं लोअर साइड पे मार्केट ने 1,82,000 को टच किया और क्लोजर में ये रिकवर ना कर सकी, जिसका इम्पैक्ट हमने क्लोजिंग साइड पे देखा है। 1,381.69 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। इट मींस के यहाँ पर हम थोड़ा सा एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। जियोपॉलिटिकल स्टैंस है 48 आवर्स, जो कि कल के दिन भी हमने एनालिसिस सुना था। तमाम हमारे एनालिटिक्स जो थे सामने वो यही कह रहे थे कि 48 आवर्स थोड़े से एक डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं 48 आवर्स के अंदर तमाम जो सिचुएशन होगी वो क्लैरिटी की बेस पर आ जाएगी। और दूसरा ये कि थोड़ा सा एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट मार्केट सेंटिमेंट्स के थ्रू भी लेती है, तो ये सेंटिमेंट्स का एक इम्पैक्ट इन्फोसिस करते हुए आज की मार्केट में दिखाई दिया। वॉल्यूम्स भी देखते चलते हैं, आज के वॉल्यूम्स क्या हैं। जी, आप देख रहे हैं कि मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में सबसे पहले के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.02 के डिक्लाइन के साथ। 6.33 पे क्लोजर, 56.26 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL यानी कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.07 का डिक्लाइन देखा गया, 1.74 पे क्लोजर रहा। 55.67 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल बर्ग टर्मिनल लिमिटेड 0.18 का इजाफा देखा गया, 20.25 पे क्लोजर रहा। 47.52 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पेस पाकिस्तान फोर्थ स्कॉट पे 1.82 का डिक्लाइन, 16.44 पे क्लोजर, 45.36 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली निशात पावर लिमिटेड 7.08 का इजाफा देखा गया। एक हेफ्टी गेन देखे जा रहे हैं आज के दिन। 96.5 पे क्लोजर रहा, यानी क्लोजिंग प्राइस रही। 42.6 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीज़ें भी सामने आ रही हैं, जिसका एक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या डेली बेसिस पे जो मार्केट में आते हैं उनको पता होगा और किस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड चेंजेस आ रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड फ़ायदा कैसे उठाना है। वॉल्यूम के हवाले से भी आपने चीज़ें देखी और साथ साथ हम देख रहे हैं कैसे प्रॉफिट टेकिंग को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और ख़ास कर किस तरीके से मार्केट में इस डिप के साथ या इस सेंटिमेंट्स के साथ जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पैनिक नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस तरीके से बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये जो रिसर्च एनालिटिक्स हैं वो आपके सामने हैं और आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है इन दिस सिचुएशन। 1000 पॉइंट्स इज जस्ट नथिंग, क्योंकि इतने हायर साइड पे मार्केट है, इतने हायर साइड पे लेवल्स हैं, तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, इकोनॉमी की डायरेक्शन देखी जा रही है एक पॉजिटिव, एक मुस्बत अंदाज में, और साथ साथ स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव जो एक नोट है वो प्रिवेल कर रही है। साथ साथ अगर हम इकोनॉमी के अंदर नंबर्स
नंबर्स देखें या पॉलिसीज़ देखें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वो बहुत वाज़े है कि मुस्बत पॉलिसीज़ और फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो कैसे देखते हैं? और फिर उसके बाद मैं आपसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से भी पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ख़ुद स्टॉक के हवाले से कहा और बिल्कुल सही कहा कि गुज़श्ता 48 घंटे क्या बल्कि गुज़श्ता 28 दिसंबर के बाद पूरी दुनिया में जो एक टर्मोइल है पॉलिटिकल, ख़ास तौर पे ईस्ट और वेस्ट का जो कन्फ्रंटेशन है वो हमारे और आपके सामने है और हमारे पड़ोस मुल्क के साथ के हवाले से ज़ाहिर है उसके असरात हम पे पड़ते हैं, यानी ऐसा तो नहीं कि नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए स्टॉक जो है ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है, स्टॉक लाइक ए गोल्ड। तो ये इसमें अप एंड डाउन पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टॉक कोई जुआ नहीं है। इट्स ए गेम ऑफ पेशेंस, सब्र और तहम्मुल का गेम है जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई 1300 की वजह से कोई इतना बड़ा फ़र्क आ गया। जो लोग ख़रीद और फ़रोख्त कर रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि 2.25 लाख और 1,83,84 हज़ार पे 1300 का फ़र्क कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। ये मिला जुला रुझान है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हालात हैं उसमें अगर इससे थोड़ा सा और नीचे या ऊपर आ जाए तो हमें टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें ये चाहिए कि हम इतना वक्त ज़रा सब्र से तहम्मुल से अपने पास रखें और वक्त का इंतज़ार करें। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी कल के बाद जो सदर अमेरिका के ऐलान के बाद मज़ीद मुमकिन है कि हालात ऊंच नीच हो जाएं, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये एक तो ये बात हुई। दूसरे पॉलिसी के हवाले से आपने खुद कहा, वज़ीर ख़जाना साहब ने पॉलिसी डायलॉग के हिसाब से ख़ताब भी किया है और पाकिस्तान में कहा जा सकता है कि इतने मुख्तलिफ डायमेंशन में इस वक्त काम हो रहे हैं कि सही मानों में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन ऑल द सक्सेस स्टोरी। क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक में भी है, तो आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ में भी है, आप देखें तो पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप देखें तो मुख्तलिफ एग्जीबिशन, आप देखें हेम टेक्सटाइल जो जर्मनी फ्रैंकफर्ट में हो रहा है उसमें भी पाकिस्तान की शमूलियत मौजूद है। लाहौर में जो अगले हफ्ते इवेंट हो रहा उसमें भी तो ये एक ऐसा हमागीर आप समझ सकते हैं इकानमी बूस्टअप है पाकिस्तान का, जिसमें अगर हम चलते रहे तो कामयाब रहेंगे। बिल्कुल फातमी साहब, सही फरमाया आपने। खासकर हम टैक्सेस के हवाले से भी देखें तो कितनी ही चीज़ें लाइन अप की जा रही हैं, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, डिजिटाइजेशन को फ़रोग दिया जा रहा है और ख़ासकर प्रोविंसेस में हम कह सकते हैं कि एक टग ऑफ वॉर दिखाई देती है कि कौन सा प्रोविंस किस तरीके से जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। तो आप ख़ासकर अगर हम टैक्स के हवाले से ही बात करें, कैसे देखते हैं इस टैक्स निज़ाम को? और इस बार जो टैक्स फाइलिंग हुई है उसमें देखा गया है कि टैक्स बेस में किसी तरीके से इजाफा हो जाए, ताकि बजट पे ऑलरेडी जो एक कहा गया था कि सैलरीड क्लास को स्क्वीज नहीं किया जाएगा, तो इस बार भी यही जो एक फर्दर हम कह सकते हैं ना कि ट्रेडिशन कंटिन्यू रखा गया है कि सैलरीड क्लास को स्क्वीज ना किया जाए। तो कितना ज़्यादा आप मुतमईन दिखाई देते हैं और कितना ज़्यादा टैक्स के हवाले से कोशिशें हैं जो की जा रही हैं? देखिए, टैक्स के हवाले से कोशिशें क्या बल्कि उसके नताइज भी बरामद होना शुरू हो रहे हैं। अब आपको इस साल जून के एंड में जब बिज़नेस पता चलेगा और टैक्सेस का पता चलेगा तो आपको यकीन आ जाएगा, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस साहब हैं वो इस कदर एग्रेसिव हैं इस मामले में कि वो FBR को वो तमाम सहूलतें देने के लिए तैयार हैं, बल्कि शायद 10 अरब रुपये भी मांगा है FBR ने, वो देने के लिए तैयार हैं, जहाँ से हम जाली डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से हम जाली टैक्सेस, जहाँ से हम चोरी, जहाँ से हम लीकेज को रोकने के तमाम तरीके पे अमल करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है और FBR, मेरा अपना ख्याल है कि उनके यहाँ भी एक पूरा, देखिए सारा खेल क्या है, माइंडसेट का खेल है कि अगर हमने एक बार समझ लिया कि टैक्स हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, टैक्स हम अपने आप को दे रहे हैं, हम अपने घर पे खर्च कर रहे हैं, हम अपनी सड़कों पे खर्च कर रहे हैं, तो ये असल में ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम बहुत करी, लेकिन इनको थोड़ा सा हो सकता कर भी रहे हैं, मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है, कि इनको अवेयरनेस देना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ एक पिछले 70-80 साल से जो एक रुझान था कि हम खौफजदा थे,
काफ़ी हद तक वो छट गया है। लेकिन अभी भी ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हर वक्त लगे रहते हैं इसी वजह से कि आसानियाँ दी जाएँ, सहूलत दी जाए, हर्डल्स ख़त्म किए जाएँ, डिजिटलाइजेशन किया जाए। तो ये जो जैसा कि अभी कह दिया उन्होंने कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कि साल जून तक, मैक्सिमम जून तक तमाम सरकारी पेमेंट जो है डिजिटल हो। तो ये देखिए यहाँ से क्रॉस चेक होते होते मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ एफबीआर का जो दायरा है, इसमें जो टैक्स आप वसूल इसका खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही फरमाया फातमी साहब आपने, और हम देख भी रहे हैं कि इसकी कारकर्दगी पे काफ़ी जो है वो चेक एंड बैलेंस भी रखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब इन मीटिंग्स को खुद चेयर करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए। और जहां तक डिजिटाइजेशन का आपने जिक्र किया, तो कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। ब्लैक इकोनॉमी, वाइट इकोनॉमी, इससे बेहतर है कि आप कैशलेस इकोनॉमी रखें ताकि आपके पास जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएं। तो कितना ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर आप समझते हैं कि ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, और किस तरीके से ये कैश के निज़ाम को थोड़ा सा हट के कंट्रास्ट में हम डिजिटल वे में आगे बढ़ेंगे? देखिए बात यह है कि कहते हैं ना कि जो काम आपको दूसरे से करवाना है पहले खुद करना पड़ता है, तभी तो दूसरा कर। तो अगर हुकूमत ने तमाम अपने इदारे को इस तरह डिजिटलाइज कर दिया और जब हर जगह उनकी अपनी पेमेंट डिजिटल हो गई, तो सवाल ये कि हम कहाँ जाएंगे। हमें ग्रेजुअली ये समझना पड़ेगा। जैसे आप देखें ना, अब क्रेडिट कार्ड का रिवाज बढ़ गया है, ऑनलाइन का रिवाज बढ़ गया है, यहाँ तक कि मोबाइल से पैसे भेजने का रिवाज अब जो रिक्शे वाले, गरीब लोग, मजदूर लोग, एग्रीकल्चर के किसान, वो भी बैठे गांव से बैठ के अगर सब्जी दाल खरीद रहे हैं तो वो अपने मोबाइल पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कैशलेस तो खुद ब खुद हो जाएगी, यानी टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अगर हुकूमत अपने सारे इदारों को डिजिटलाइज कर देगी तो आप कहाँ जाए, आपको उन्हीं से डील करना है ना। तो मैं समझता हूँ ये जो जून का इन्होंने डेड लाइन दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दिया और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी दिया कि सरकारी कोई भी पेमेंट और रिकवरी जो है कैश नहीं होगी, चेक से नहीं होगी, हर चीज़ डिजिटल हो। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि ये वहाँ से उतर के मिडिल में जाएगा, फिर मिडिल से ये लोअर में आ जाएगा, और फिर आम लोग भी जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप पान की दुकान या छोटी जगहों पे जाए जहाँ पे मोबाइल वाले बैठे, अब अमूमन आप जाएं तो 2-4 आदमी आपको अपने पैसे भेजते हुए नजर आते हैं। तो यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता थ्रू बैंक होने लगेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आप इसमें साल डेढ़, क्योंकि सारा कल्चर का मसला है, हमारा कल्चर नहीं रहा है, नॉन कैश कल्चर नहीं रहा है। 70-80 साल से हम कैश कल्चर के आदी थे, तो अब वो बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ डायरेक्शन हमारी सही है। राइट, जैसे कि बड़े आउटलेट्स पे क्यूआर कोड लाजमी करार है, तो अब छोटी दुकानों पे भी ये चीज़ हम विटनेस करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि ये आदत, ये कल्चर प्रिवेल हो जाए। साथ साथ ऑनलाइन जो पेमेंट्स है, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इनको भी फ़रोग दिया जा रहा है ताकि इस तरीके से भी एक ऑनलाइन कल्चर प्रिवेल हो सके। यू आर वेरी राइट फातमी साहब। ये भी बताइएगा कि अब इंटरनेशनली जो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा एक इशूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट में भी हमने देखा है, बैक टू स्टॉक मार्केट अगर हम बात करें तो एक थोड़ा सा एक पैनिक दिखाई देता है, लेकिन ये भी सही हो जाएगा क्योंकि हमारी जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। एक फंडामेंटली स्ट्रांग मार्केट जो होती है वो तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। तो कैसे देखते हैं, और पाकिस्तान की आवाम को कितनी अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट में आएँ और यहाँ से भी जो अपना प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली तो ये बहुत ही एक कॉमन एक्सरसाइज होती है कि तमाम लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। देखें, अगर आप अखबारात पढ़ते हैं और टीवी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम आर्म्स एम्यूनिशन की सप्लाई में या एक्सपोर्ट में 13 बिलियन टच करने जा रहे हैं। आज तक हम मिलियन से नहीं ऊपर नहीं गए थे, 2, 4, 10, 20 मिलियन से ऊपर नहीं गए थे। ऑल ऑफ ए सडन तो ये पैसे फॉरेन करेंसी आएगी ना, और तो कुछ नहीं आएगा। तो ये जब आपके यहाँ ये जो है फॉरेन एक्सचेंज, इसके अचानक ऑल ऑफ ए सडन इसमें 80-90% इजाफा हो जाएगा इस साल के एंड तक। दूसरी बात देखिए, बात यह मैंने आपसे क्या कहा, सारा खेल है एतमाद का और कल्चर का। पिछले जो वाकयात हुए हैं अब उसका जिक्र बेकार है हिंदुस्तान के हवाले से। उसके बाद एक नया ट्रेंड आया है कि अगर पाकिस्तान 138वें पे खड़ा था
तो आज 8 बड़ों में हैं जिनको हम एटॉमिक पावर कहते हैं, 7 या 8 जो भी बड़े हैं। तो ये आप मजाक इसको न समझें, हो सकता है आम लोगों को इसका अंदाजा ना हो, लेकिन अचानक हमारा कैडर बदल गया है, यानी हम एक निचली सतह से अब हम बड़ी सतह पे खड़े हैं। देखना यह है कि क्या हुकूमत इस बड़ी सतह पे खड़ी होके अवाम को भी अपने साथ ऊपर ले आए और उनको ये कन्विंस करे कि जनाब आली वो ज़माना चला गया जब हमारा नंबर 138-40 पे आता था, अब हम नहीं हैं। पूरा अरब वर्ल्ड आपके पीछे है, इंडोनेशिया आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कारोबार की, लीबिया आपसे कह रहा है, इराक आपसे कह रहा है, यमन आपसे कह रहा है, सऊदी आपसे कह रहा है, यूएई आपसे कह रहा है, मलेशिया आपसे कह रहा है, तो बाकी कौन रह गया? तो ये सारे ममालिक हैं, इनके ये बात समझ में आ गई सबके कि अगर इस वक्त दुनिया में सरवाइव करना है तो हो सकता है बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी अहम हों, लेकिन इस वक्त अहमियत यह है कि कौन दुनिया में बावकार खड़ा है और कौन, यानी जिसको कहते हैं ताकत का तवाज़ुन किधर है। तो अगर ताकत का तवाज़ुन आपकी तरफ है तो फिर आपको कुछ करने यानी कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपके फिगर्स बताते रहेंगे। वेल फातमी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। इकोनॉमी के हवाले से हम बात कर रहे थे, कुछ स्टॉक मार्केट्स के भी हमने आपको डिटेल्स बताई और कुछ अपडेट्स भी बताए। हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक कि आज इंटरनेशनली और लोकली क्या प्राइस है गोल्ड के हवाले से और कमोडिटीज़ के हवाले से। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,83,918 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 4,15,322। आप देख सकते हैं ये लोकल मार्केट के प्राइस हैं और जो कि अपवर्ड ट्रेंड वाज़े तौर पर शो कर रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन 4,613.63 डॉलर। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस भी हाइक क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ, अगर होल वर्ल्ड की देखी जाए। ऑयल WTI पर बैरल 61.89 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 66.25 डॉलर। ये थे कमोडिटीज़ अपडेट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस में भी एक हाइक क्रिएट हो रहा है, जिसका मतलब है कि अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में इजाफा होगा, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन भी इससे इम्पैक्ट ले सकती है। लेट्स हैव अ लुक कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं, देखते चलते हैं करेंसीज के हवाले से। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 325.98 रुपीज, सेलिंग वॉज 326.56। नेक्स्टली यूके पाउंड बाइंग रही 376.26, सेलिंग वॉज 376.94। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.9, सेलिंग वॉज 280.4। एंड लास्टली चाइनीज वॉन बाइंग रही 40.14, सेलिंग वॉज 40.21। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.64 रुपीज, सेलिंग वॉज 74.77। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.21 रुपीज, सेलिंग वॉज 76.35। कतरी रियाल बाइंग रही 76.69 रुपीज, सेलिंग वॉज 76.82। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 915.45, सेलिंग वॉज 917.09। ये थे आज के करेंसी अपडेट्स। आप देख सकते हैं डॉलर के अंदर डिप्रिसिएशन एंड रुपी के अंदर एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे आ रही है एंड विच इज़ कंटिन्यू। तो ये सिचुएशन इम्पैक्ट करेगी पाकिस्तानी बिजनेसेस को, और इन्फ्लेशन में भी कि ऑयल प्राइसेस की जो एक अपवर्ड हाइक है इसको एब्जॉर्ब करके करेंसी के हवाले से एक इंटैक्ट दिखाई दे। लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकातों के हवाले से। हमने आज भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक फाइनली मीटिंग हुई है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल डेलीगेशन से। अब यहाँ पे उन्होंने काफ़ी, इस मीटिंग के अंदर ये एक फ्रूटफुल मीटिंग थी और इसमें आइडिया ये था कि फाइनेंस के हवाले से चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ आएँ और ऑफ कोर्स इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और दोनों ही जो है वो इसमें जो है मुलाकात में यकीनन एक इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिविटी का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल
डेलीगेशन से मुलाकात की, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, आज हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। और पाकिस्तान को तकरीबन 2 अरब 75 करोड़ डॉलर मालियत के बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स जारी करने का फैसला पाकिस्तान ने किया है, आज ये भी डिस्कस करेंगे। और ये भी हमने आपको बताया था कि इससे पहले पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो अपनी चीज़ें कुछ डेवलपमेंट कर रहा है। खासकर पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में पैंडा बॉन्ड जारी करेगा, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसका इंदिया भी दिया है। आज ये भी बात करेंगे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बॉन्ड्स के जो एक आने वाले दिनों में रिजल्ट्स आएंगे और किस तरीके से पाकिस्तान फंड्स रेस कर सकेगा, कितना इससे फ़ायदा होगा। और ये एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जिसको पाकिस्तान इंप्लीमेंट करने जा रहा है। इट मीन्स कि अब एक मेच्योरिटी के साथ फाइनेंसेस हो रहे हैं, पहले भी होते रहे लेकिन अब और ज़्यादा इसके अंदर मेच्योरिटी देखी जा रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब यानी कि उन्होंने एड्रेस किया है। इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, खासकर पाकिस्तान की इकोनॉमी की सक्सेस स्टोरीज जो कि हम सुन भी रहे हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के मरहले हों, चाहे वो स्टॉक के हवाले से जो एक हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से हो, चाहे वो इन्फ्लेशन के नंबर्स हों, या रीजन में जो पाकिस्तान के बिजनेसेस के हवाले से एक उभरती हुई नई शक्ल आई है उसके हमने देखे असरात। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और 27वां ITCN एशियन 2026 को भी आपके सामने लाएंगे। पाकिस्तान के IT शोबे में एक इनोवेशन आई है, यहाँ पे IT के अंदर एक अच्छी जिद्दत देखी जा रही है और इससे इन्वेस्टमेंट और कारोबारी मौके सामने आ रहे हैं। ये एक नया एरा है जो पाकिस्तान जिसके अंदर कदम रख रहा है, खासकर IT सेक्टर के लिए ये गुड न्यूज़ होगी। और इस तरीके से ये जो हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मार्केटिंग जॉनरा है या फिर ये एक्सपोज होती हैं, एग्जिबिशंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं किसी भी जो एक कनेक्टेड सेक्टर होता है। तो आज हम बात करेंगे और ये ऑफ कोर्स इससे जो है वो हमारे लिए नए ऑर्डर्स, नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये सब आएंगे। साथ साथ एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हीकल्स का आगाज़ हो चुका है, किसानों के दरवाज़ों तक ज़रूरी खिदमात फराहम की जाएंगी। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। ये एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं रिमोट जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि किसानों के डोर स्टेप पे ये उनको फैसिलिटी दी जा रही है। गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पाकिस्तान तरक्की करे और जो छोटे किसान हैं उनको भी फ़ायदा हो, वो भी मुस्तफ़ीद हों। तो आज हम ये भी बात करेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा तो लोग भी खुशहाल होंगे। और हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड UAE रिलेशनशिप के हवाले से, जो कि वाज़े तौर पे हैं। पाकिस्तान GCC कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। वहीं सीधे पर मुज़ाकरात को तेज़ करने की हिदायत की गई है और इस पर इत्तफाक भी किया गया है। दोनों कंट्रीज़ चाहते हैं जल्द से जल्द अच्छे एग्रीमेंट सामने आए, बिजनेसेस फ्रेंडली हों, रीजन में भी कनेक्टिविटी हो और साथ साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं और हमारे साथ आकर फिर गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेट्स हैव अ लुक। बैनुल-अक़वामी बॉन्ड के इजरा की सबसे बड़ी मुआशी फ़ायदियत यह है कि इससे हुकूमत को दरमियानी और तवील मुद्दत के लिए निस्बतन मुस्तहकम बैरूनी फाइनेंसिंग दस्तियाब होगी। इस इक़दाम से ज़र-ओ-बादल के ज़खायर में बेहतरी, अदायगियों के तवाज़ुन पर दबाव में कमी और तरक्याती ख़राजात के लिए वसाइल की दस्तियाबी मुमकिन होगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आइंदा 3 बरसों में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर मालियत के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स के इजरा का फैसला मुल्की मईशत के लिए एक अहम और मुस्बत पेशरफ्त है। इस फैसले का बुनियादी मकसद बैरूनी माली वसाइल तक रसाई को बेहतर बनाना, फाइनेंसिंग गैप को कम करना और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना है। पांडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी इस हिकमत अमली का पहला अमली कदम है, जिसके तहत रवा माह के आखिर या फरवरी में 25 करोड़ डॉलर मालियत का बॉन्ड जारी किया जाएगा। चीन की कैपिटल मार्केट से फंड हासिल करना पाकिस्तान के लिए न सिर्फ माली तनव्वुर फराहम करेगा बल्कि दोस्त मुल्क चीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को भी मजीद मजबूत बनाएगा। आइंदा मरहले में पांडा बॉन्ड्स की मालियत को बतदरीज 1 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो पाकिस्तान की आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की अक्कासी करता है। माली साल 2027-28 में मजीद 1.5 अरब डॉलर के बॉन्ड्स के इजरा का मंसूबा मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक आलमी रेटिंग एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी और मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम में इजाफा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद को तक़वियत दे रहा है। यही आइंदा बरसों में बैरूनी कमर्शियल फाइनेंसिंग को आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। मजमूई तौर पर बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स का इजरा पाकिस्तान की मईशत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम है, जो न सिर्फ माली खला को कम करेगा बल्कि आलमी मालियाती निज़ाम में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को भी मजबूत बनाएगा।
जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। रिपोर्ट भी आपने देखी है, पाकिस्तान अपना पहला पैंडा बॉन्ड जारी कर रहा है और ख़ासकर ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये इसके अंदर मज़ीद इंक्रीज़ किया जाएगा, इसके अमाउंट को भी इंक्रीज़ किया जाएगा और एक इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल हब है इसके अंदर पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस को, एक अपने जो फुट स्टेप्स हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो ये जो 2 अरब 75 करोड़ डॉलर मालियत के ये बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स होंगे, ये कितना ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखते हैं? योर टेक। देखिए, इनिशियल तौर पे तो मैं समझता हूँ ये जो अमाउंट आप बता रही हैं ये बहुत कम है। आगे जाके हम बिलियंस ऑफ डॉलर जो है पाकिस्तान में आएगा। अगर आप अमेरिका की बात करें कि अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया है वो जापानीज, चाइनीज़ और इनका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है हमेशा से। और बहुत खुशाइन बात है कि अब पाकिस्तान के अंदर, जी हाँ, हमने इससे पहले कभी ये नहीं देखा था कि चाइनीज इन्वेस्टर्स खास तौर पे पाकिस्तानी बॉन्ड मार्केट के अंदर जिस खूबसूरती के साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर ना सिर्फ चाइना से बल्कि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। और हमारी बॉन्ड मार्केट जब स्ट्रांग होती है, इट मीन्स कि दुनिया भर का एतमाद जो है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर आ रहा है। देखिए, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी आपको, तो फिर आप देखेंगे कि दुनिया भर के लोग चाहेंगे कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर हम इनिशियल तौर पे देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी पिछले कई साल से, तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि चंद सालों के अंदर, ये जो हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं गवर्नमेंट ने, वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, इसके लिए अगर हम बात करें तो अगर हम सिर्फ बॉन्ड मार्केट की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, यानी कि हम किसी एक जगह पे डिपेंडेंट नहीं है। इससे पहले 70 सालों से हम या तो टेक्सटाइल पे या एग्रीकल्चर पे या किसी एक जगह पे हम अपने आप को बॉन्ड कर देते थे। राइट। मगर अब पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज बन रही है, हालात, क्योंकि आपको पता है दुनिया भर के डायनामिक्स बदलते रहते हैं, तो अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जा रही है वो इस तरह से कि हम किसी एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पॉलिसी है और उसके आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे आएगा। और पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होगी तो आपको पता है फिर रुपए की कदर में इजाफा होगा, नौकरियां होंगी और फिर चीजें आपको वाज़े तौर पे नजर आएंगी। राइट। नदीम साहब, एक और चीज बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी मुलाकात हुई है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल डेलीगेशन से, इसको कैसे देखते हैं? जहां पे हम पैंडा बॉन्ड्स या डिफरेंट इंटरनेशनली हम अपने आप को मनवा रहे हैं, वहीं हमारे पास कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो मिल रहे हैं हमारे साथ। देखिए, पाकिस्तान हुकूमत दुनिया भर से कह रहा है कि सारी दुनिया का जो मसला है वो है जी मईशत, बेरोजगारी, महंगाई। आप देख रहे हैं तमाम दुनिया के अंदर है और ये प्रॉब्लम अब पाकिस्तान में नहीं है बल्कि ईस्ट वेस्ट हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये एडवाइस किया है कि जी हमें जो है इस वक्त फोकस करना चाहिए कि मईशत को तमाम दुनिया के लोग उसके ऊपर काम करें और कोशिश करें कि महंगाई को कम किया जाए। जाहिर है महंगाई उस वक्त कम होगी जब मईशत जो है बेहतर तौर पे दुनिया भर में चलेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम मैक्रो सतह पे भी काम करें और माइक्रो सतह पे भी काम करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब दोनों डेवलप होते हैं तो उसके इम्पैक्ट्स जो है वो हर जगह नजर आते हैं। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है और जो दुनिया भर से वो ये कह रहे हैं कि लेट्स वर्क आउट टुगेदर to develop the economy। अच्छा, एक और चीज़ ये कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी एड्रेस किया है पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से, उन्होंने जब ये एड्रेस किया तो बताया कि पाकिस्तान की कितनी सक्सेस स्टोरी इकोनॉमी में दिखाई दे रही है। खासकर हम बात करें अगर जैसे सूरत हाल थी डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से निमट कर अब हम हम कह सकते हैं दहाने पे खड़े हैं कि यहाँ पर हमारे पास इम्पोर्ट कवर्स भी मौजूद हैं 3 मंथ से भी ज़्यादा, और हमारी जो एक पोजिशन है, जो हमारी एक कैलिबर है जिसे बोलते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है इन द रीजन, इन द वर्ल्ड। एक
फ्रेंडली डिप्लोमेसी हमारी जो एक पाकिस्तान पोर्ट्रे कर रहा है, जिस तरीके का रोल, वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक वे में आ चुका है। तो कितना ज़्यादा नदीम साहब आप समझते हैं कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और कैसे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में चंद माह से हम हमेशा से प्लानिंग कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। आपको याद होगा कि ऑपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया था कि जी पाकिस्तानी लोग मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, मगर वो ऑपोजिशन का जो ब्लेम था वो उल्टा था, गलत था। उसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में नौकरी करने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया भर से जैसे होने लगे तो पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलने लगी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आने लगे। ये सारी पॉलिसी देखिए, इसको अप्रिशिएट किया नहीं उन्होंने, और ऑपोजिशन ने उसकी दूसरी पिक्चर ऐसे नेगेटिव वे में शो किया। और जैसे कि हमेशा से हम नुकसान हमने उठाए इस वजह से, क्योंकि नेगेटिव वे में हम दुनिया को प्रेजेंट करते रहे इससे पहले। अब हमने क्या किया, हमने दुनिया भर के अंदर ताल्लुकात पैदा किए, दुनिया भर से लोगों ने पाकिस्तानियों को वेलकम किया, उनको नौकरियां दी। यही वजह है कि आज आप देखें कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया और पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस हर जगह से आ रहे हैं। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो लोग ऑफ कोर्स वर्कफोर्स भी इंटरनेशनली जाएगी, जिसको ऑपोजिशन ने ब्रेन ड्रेन का नाम दिया। यू आर वेरी राइट कि इस तरीके का फर्स्ट क्रिएट किया गया, लेकिन हुकूमत अपना काम कर रही है और काम करते ही जा रही है ताकि इसका फायदा जो है वो सामने आए। क्या समझते हैं आप, जिस तरीके से रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानीज दे रहे हैं और जिस तरीके से इंटरनेशनली हमारा नाम रोशन हो रहा है, हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमारे पास रेमिटेंसेस में इजाफा देखा जा रहा है, कितना ज्यादा ये एक फ्रूटफुल साबित होगा जब हम फिस्कल एक क्यूमुलेटिव एफर्ट देखेंगे? देखिए, माशाल्लाह से हमारी जो पॉपुलेशन है, हम अब उसका एडवांटेज उठा रहे हैं। हमारे यहाँ ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बल्कि हम ब्रेन यूटिलाइज कर रहे हैं। जो लोग हमारे अपने मुल्क में काम कर रहे हैं और जो सरप्लस हो जाते हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, वहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो हम यहाँ पे अपने मुल्क में भी सर्व कर रहे हैं और बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान को सर्व कर रही है। और ये अपॉर्चुनिटीज अब मिल रही है, इससे पहले क्यों नहीं मिलती थी? इससे पहले लोगों को ना वीजा दिया जाता था, ना वेलकम किया जाता था, नौकरी तो दूर की बात है। और अब आप देखें कि नौकरियां मिल रही हैं तो लोग रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, और ये सारे रेमिटेंसेस ऑफिशियल तौर पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्मगल्ड आउट होके गया है। इसका मतलब यह है कि ये गवर्नमेंट की बेहतरीन पॉलिसी थी और इसको बाकायदा उन्होंने एक इकोनॉमी को बेहतर करने का टूल बनाया और लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। और अब आप देखें, रेमिटेंसेस जो है अब हमारी इकोनॉमी को बहुत हद तक सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, पाकिस्तानीज के लिए ये फख्र की बात है और ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानी पासपोर्ट की भी इज्जत होगी। अच्छा, ये भी बताइए नदीम साहब कि 27वां ITCN एशिया 2026 जो है वो इसका इनकाद किया गया। पाकिस्तान के IT शोबे में जितनी ज़्यादा इनोवेशन आई है, जिस तरीके से क्वालिटी वर्क पाकिस्तान IT के अंदर कर रहा है, वो भी एक तो मार्केट हो जाएगा, और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एक नया एरा स्टार्ट हो चुका है IT सेक्टर के लिए, ये कैसे देखते हैं? और IT में इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है, यंगस्टर्स का रुझान बहुत ज़्यादा है IT सेक्टर की तरफ, चाहते हैं कि वो अपने घर से बैठ के एक वर्क फ्रॉम होम भी कर लें, ख़वातीन भी इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन करती हैं। ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है ये IT सेक्टर? देखिए, मैं अगेन इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को दूंगा, क्योंकि कई साल पहले जब उन्होंने लैपटॉप स्कीम निकाला था तो फिर ऑपोजिशन ने बड़ी तनकीद की थी कि क्या फायदा, मगर आज आप देखें कि चंद सालों के अंदर हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा जो है, और काफी बड़ा हिस्सा जो है, वो IT से रिलेटेड लोग जो है उसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। आज IT जो है वो दुनिया भर के अंदर मैं कहता हूं कि एक ऐसा जरिया हो चुकी है कि हर कोई कहता है बगैर IT के आगे मईशत नहीं बढ़ सकती है। एंड फॉर्चुनेटली जब हमारी यूथ को जब लैपटॉप्स दिए गए, उनको एजुकेट किया गया, तो उन्होंने फिर उसको कमर्शियली काम किया। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेस बने, हमने एक्सपोर्ट्स की तरफ आए और टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो हैं वो बेहतर से बेहतर होते हुए नजर आए। ये बिल्कुल मुमकिन होता ही नहीं अगर नवाज शरीफ साहब का जो विजन था, जिस टाइम पे उन्होंने जब हुकूमत में थे और उन्होंने कहा था कि जनाब
मैं चाहता हूं कि बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, और उन गरीब बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया जो सोच भी नहीं सकते थे, आज वही गरीब बच्चे आज अपने खुद कफील भी हो गए हैं और अपने लिए तरक्की की और अपने मुल्क के लिए भी उन्होंने तरक्की की। तो ये जो हम आईटी का जो सफर है और मजीद आगे जाता रहेगा, क्योंकि ये सफर सिर्फ पंजाब के हद तक शुरू नहीं हुआ बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल गया, और बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रही हैं कि सारी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की तारीफ की जा रही है, क्योंकि हमने सिर्फ क्वांटिटी के तौर पे लोगों को इसके लिए तैयार नहीं किया, बल्कि हमारी कौम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही दिखाई दे रही हैं। राइट। अच्छा नदीम मौलवी साहब, ये भी बताइएगा कि एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील्स का आगाज कर दिया गया है, R&D जिसे बोलते हैं हम, या फिर जो एक छोटे किसानों के इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे जो समझ में नहीं आते, जिनको पता नहीं चलता क्रॉप्स में हो क्या रहा है, या किस तरीके से किस वक्त कौन सी फर्टिलाइजर या कौन सी पेस्टिसाइड जो है वो क्रॉप्स को फराम करनी है, तो ये उनके लिए बड़ा ही एक गेम चेंजिंग हम कह सकते हैं इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, विच इज कॉल्ड एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील्स। इसका आगाज भी कर दिया गया है। इसके बारे में बताइएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप कहां देख रहे हैं और किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन और खासकर एक जल्दी कहते हैं ना डेली बेसिस पे इस पे इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। कि मैं दोबारा से वही बात करूंगा, जैसे कि कई साल पहले आईटी सेक्टर के अंदर स्टार्ट लिया था, अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टार्ट ले रहे हैं। इसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि दुनिया भर के अंदर जो है वो तालीम को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मईशत को बेहतर करे, और ये टेक्नोलॉजी और तालीम दोनों को जब इस्तेमाल किया जाता है तो आप देखें कि चीजें बेहतरी की तरफ आती है। अब हमने, जैसे कि मैंने अपने शुरू में आपसे कहा कि हमने डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि आईटी सेक्टर पे अब हम कमा रहे हैं, इससे अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कमाएंगे, हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ शोबों के अंदर जिस तरह जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आने वाले वक्तों में हमारी जनरेशन विल बी कॉल्ड सुपर पाकिस्तानीज। वाह। अच्छा नदीम साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान एंड यूएई के हवाले से रिलेशनशिप की बात करें तो सीपा एग्रीमेंट के हवाले से बात की जा रही है, मुज़ाकरात को तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया है। ये बायलैटरल रिलेशन आप कैसे देखते हैं, जहां पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक डिफरेंट रिलेशंस में आगे बढ़ चुका है, जहां कुवैत के साथ अब अलग किस्म के रिलेशंस देखे जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अपनी तमाम कहते हैं ना डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो पाकिस्तान ने भी इस तरीके से एक स्कैटर्ड बिजनेस डिप्लोमेसी कर ली है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने कहते हैं कि सारा एक गुलदस्ता बना रहा है और हर किस्म के फूल इस गुलदस्ते में डाले जा रहे हैं। अगर आप यूएई की बात करते हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन, जिसका जो एब्रिवेशन है EK, इट्स कॉल्ड एमिरेट्स एंड कराची, तो हमने तो उस दौर में भी एमिरेट्स एयरलाइन को पाकिस्तान ने डेवलप किया। पाकिस्तान के, अगर हम दुबई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, मजदूर थे जिन्होंने दुबई के अंदर हाई राइजेस बनाए। तो अब ये जो हमारा जो दौर था और मजीद आने वाला दौर है वो मजीद बेहतरी की तरफ जा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स थे वो खत्म हो गए। जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था वो नेगेटिव पॉलिटिशियंस थे जो पाकिस्तान की बुराइयां करते थे। आज पाकिस्तान की अच्छाई हम नहीं कहते बल्कि दुनिया कह रही है, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं। हमने एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वे में एक पॉलिसीज बनाई और साथ साथ हमने अपने लोगों को प्रमोट करवाया, उनको इज्जत दिलाई। बिल्कुल नदीम साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डिटेल एक डिस्कशन हमने की है इकोनॉमी के हवाले से, और नदीम साहब ने जैसे कहा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि अब सुपर पाकिस्तान के नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो वेल, हम भी दुआ गो हैं कि आने वाले दिन ऐसे ही बेहतर हों और मजीद इससे भी बेहतर काम किया जा सके। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।